नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। चर्चा शुरू करने से पहले सभी दर्शकों को हमारा नम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। चर्चा का विषय आज बहुत इम्पोर्टेंट है। आज शुक्रवार है और जुम्मे का दिन है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कश्मीर में जो शिया मुस्लिम समुदाय है, वो अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहली बार कितने सालों के बाद ऐसा हुआ है कि इंटरनेट वहाँ बंद है, स्कूल्स कॉलेजेस बंद है, नॉट बिकॉज़ ऑफ आवर इंटरनल प्रॉब्लम बट ये जो समुदाय बाहर निकल कर विरोध कर रहा है उसकी वजह से। इतना नहीं, फेसबुक वगैरह सब बंद है। तो ये जो शिया समुदाय के लोग हैं, ये विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सबको पता है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खामेनी, उनके निधन के बाद यूएस के खिलाफ इन लोगों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा है। कश्मीर में भी नहीं बट लखनऊ में, हैदराबाद में, बैंगलोर में, इंदौर में ऐसी कुछ कुछ जगहों पे प्रदर्शन करते हुए ये लोग सामने आ रहे हैं। और इन्होंने नारे भी दिए हैं कश्मीर में जब ये श्रीनगर में प्रोटेस्ट कर रहे थे कि नारा भी इस तरह से है, रहबर तेरे खून से इंकलाब आएगा, इस तरह के नारे दिए। तो ये जो प्रदर्शन है, ये लोग जो सड़कों पर उतरे हैं, क्या का इसके पीछे कारण है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बात सोचना। दूसरे और ये है कि भारत में इस तरह का प्रदर्शन करना, पश्चिम एशिया में तनाव ज़रूर है। टकराव इज़राइल, अमेरिका और ईरान के बीच में है, लेकिन भारत में क्यों इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं? वैसे देखा जाए तो जितना फ्रीडम यहाँ मुस्लिम्स को मिलता है भारत में, वो कहीं और नहीं मिलता है। इसके बावजूद कुछ लोगों का यहाँ पर दम घुटता है। तो इसके पीछे का कारण, इसका गहराई से विश्लेषण करने की बहुत ज़रूरत है और इसीलिए हमने आमंत्रित किया है हमारे विशेष अतिथि देवेंद्र कुमार सर, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सर थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद वर्षा जी, आपको और आपके दर्शकों का। सर आपने भी पढ़ा होगा और आज सर बहुत सिक्योरिटी है क्योंकि जुम्मा है और ये लोग प्रदर्शन करेंगे, इस हिसाब से सब अलर्ट पर है। देखिए, ये होना चाहिए। ये वैसे अगर मैं कहूँ तो ये जो 370 का जो बीज बोया था, हाँ, ये उसके कुछ फल जो 370 हटने के करीब-करीब 5-6 वर्ष होने के बावजूद भी, ये जो दिख रहा है वो ये है। ये एक कारण है, क्योंकि 370 से ही एक अलगाववाद वाली जो बात थी वो निकल कर आई। हुँ, दूसरा जो मैं अगर आपको बताऊँ तो ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस आप मानिए इसे। क्योंकि देखिए, भारत का मुसलमान शिया हो, सुन्नी हो या बरेलवी हो या फिर वो दाऊदी बोहरा हो या खोजा हो, ठीक है? परंतु उनको अरब कंट्रीज़ में अ, मुस्लिम की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। वो इनको कन्वर्टेड मुस्लिम मानते हैं। ये एक बात है। दूसरी बात है, हालाँकि ये भी स्वाभाविक है, अगर धार्मिक नेता हैं तो नेता तो फिर रहते ही हैं। परंतु इंडोनेशिया देखिए, इंडोनेशिया में उनको आइडेंटिटी की कोई समस्या नहीं है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश भी है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं। आइडेंटिटी जो है वो इनकी संस्कृति से जुड़ी हुई है। यहाँ पर जो हुआ है वो ये है कि ये कहीं न कहीं एक पहचान की क्राइसिस है। ये अपने आप को, क्योंकि जहाँ जिसके जिनके साथ ये जोड़ते हैं अपने आप को, वो उनको अपना नहीं मानते और जो हुँ, उनको अपना मानते हैं, उनके साथ ये जुड़ना नहीं चाहते। यस, भारत ने सदैव भारत के मुसलमानों को अपना माना है। हाँ, सारे अधिकार जो भारत के नागरिक को मिलते हैं, वो भारत के मुसलमान को मिलते ही मिलते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं। और इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है और इसमें कोई, भारत में रहने वाले को, नागरिक को अगर उसके अधिकार मिलते हैं, तो कोई दान भी नहीं हो रहा, राइट, मिलना ही चाहिए। परंतु जहाँ पर ये अधिकार मिलते हैं, ये वहाँ के होने से पहले वो उम्मा अपने आप को, मैं शहज़ाद पूनावाला करके, भाजपा वो वैसे पहले तो कांग्रेस के समर्थक हुआ करते थे, अभी वो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उनके भाई हैं, मैं उनका नाम भूल गया। उनका एक यस, वीडियो मैंने कल देखा। हाँ, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने,
बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने जो कहा वो भारत के मुसलमानों को सुनने के लायक, समझने के लायक भी है, और जहां तक हो सके तो इसे आचरण में भी लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्व में भारत जैसा अच्छा देश मुसलमानों के लिए दूसरा कोई भी नहीं, कोई भी बिल्कुल। नहीं। आप भारत के बनकर रहिए। मैं आपको बताऊं कि अब सबसे ज्यादा ये जो उन्होंने ये भी कहा कि भारत में जो मुसलमानों को मिला है वो बाकी के मुसलमानों को नहीं मिल रहा है, बाकी देशों हाँ, को। अब यस, ये और भी काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अ, करीब-करीब 56 या 57 देश हैं, यस, जिनका राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है। उनमें से करीब-करीब 5 या 6 देश ऐसे हैं जिन्होंने अयातुल्लाह अली खामेनेई की मृत्यु पर अपना शोक प्रदर्शित किया है, दुःख जताया है। ईरान टारगेट किसको कर रहा है? क्या ईरान अमेरिका को टारगेट कर रहा है? ईरान ने सबसे ज़्यादा टारगेट किए हैं, तो वो सारे के सारे जो देश हैं, वो मुस्लिम देश हैं। यस, अब देखिए, मैं एक और आगे चीज़ बताऊँ। अयातुल्लाह अली खामेनी की मृत्यु पर यहाँ के शिया समुदाय के लोग जो अपना दुःख जताते हैं, जताना चाहिए। चलिए, मैं मानता हूँ कि शिया समुदाय के वो सबसे बड़े लीडर भी जताइए, कोई समस्या नहीं, इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। परंतु आपने कभी जैसे ही पाकिस्तान में इस प्रकार के प्रदर्शन हुए, ये शहज़ाद पूनावाला के भाई ने भी कहा, भारत में किसी भी मुसलमान के ऊपर गोलियाँ नहीं चली, लाठियाँ हुँ, नहीं चली। हुँ, पाकिस्तान में शिया मुसलमानों ने जब अपने धार्मिक नेता की मृत्यु पर दुःख प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शन किया, वहाँ की सुन्नी पुलिस ने क्या किया? 50 से ज़्यादा शिया मुसलमानों को मार दिया, यस, लाठियाँ चलवाईं। चलिए, पाकिस्तान को भी छोड़ दीजिए, ईरान पर ही चले आते। करीब-करीब 9-10 वर्ष ईरान और इराक में युद्ध हुआ। 80 के दशक, 90 के दशक में हुआ। ईरान में करीब-करीब 90-95% शिया मुसलमान रहते हैं। इराक में 60 से 65% शिया मुसलमान। हालाँकि उस समय वहाँ पर जो 32-35% जो सुन्नी मुसलमान थे, उन्हीं के नेता सद्दाम हुसैन वहाँ पर राज कर रहे थे, सुन्नी थे। कितने लोग मरे? यस, वैसे कहने जाएँ तो करीब-करीब 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई। कौन थे ये? इसमें कोई ईसाई तो नहीं था, इसमें कोई हिंदू भी नहीं था, यस, इसमें कोई बौद्ध नहीं था। मरने वाले सारे के सारे मुसलमान थे। यस, अब अगर हम ईरान की ओर देखें तो सबसे ज़्यादा कैज़ुअल्टी जो हुई वो ईरान में हुई, ईरान की ओर से हुई। मैं आपको एक और बताऊँ, ये हुआ संयुक्त राष्ट्र ने जो आंकड़ा दिया है वो बता रहा है कि 15 मार्च 1911 से 2011 से 2021 के बीच में करीब-करीब उन्होंने जो गिनती की 3.5 लाख लोग मरे। हुँ, जीसीआर2सी ने कहा कि करीब-करीब 5,80,000 लोग। सीरियाई मानवाधिकार वेधशाला जो है उसने कहा कि करीब-करीब 6.5 लाख लोग मर गए। ये आंकड़े हैं, संयुक्त राष्ट्र ये कह रहा है कि ये सीरिया में जो लोग मरे, उन्होंने करीब 3.5 लाख लोगों की बात बताई, यहाँ पर भी मरने वाले शिया जा। उन्होंने कहा है जिनकी पहचान हुई है ऐसे लोग हैं 3.5 लाख। पहचान तो नहीं हो पाई ऐसे तो करीब कितने भी हैं। तो वर्तमान में जो स्थिति हो रही है खास करके पश्चिम एशिया, तो मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन बना। यहाँ पर कश्मीर में जो कर रहे हैं, कश्मीर के मुसलमान और भारत के मुसलमान, इनको ये समझना चाहिए। अब उनको ये आइडेंटिटी अपनी अपनाने, ये आइडेंटिटी जो कांग्रेस ने पिछले करीब-करीब समझिए कि स्वाधीनता पूर्व से जो दी थी उनको और तुष्टीकरण करके उस आइडेंटिटी को मजबूत भी किया और वो आइडेंटिटी है माइनॉरिटी। यस, अल्पसंख्यक होने वाली की जो आइडेंटिटी कांग्रेस ने दी मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों को, इस आइडेंटिटी को अब भारत के मुसलमानों को त्याग देना चाहिए। उनकी आइडेंटिटी जो वास्तविक है, वो ये है, दे आर इंडियन मुस्लिम्स।
वो भारतीय मुसलमान है। जब तक ये आइडेंटिटी नहीं आएगी, तब तक इस प्रकार आप अपने आप को भारत से अलग मानो। यस, भारत से जुड़ाव जो तोड़ा है, इस जुड़ाव को वापस से जोड़ना पड़ेगा। अल्पसंख्यक वाली, माइनॉरिटी वाली आइडेंटिटी छोड़नी पड़ेगी और वी आर इंडियन मुस्लिम्स। ठीक है, मुस्लिम की आइडेंटिटी रखिए, आपकी आइडेंटिटी, इसमें कोई समस्या नहीं है। बट द फर्स्ट आइडेंटिटी जो प्रथम मेरी पहचान है, वो मैं भारतीय हूँ। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली। पहले भी भारत है, भारतीय है, अंत में भी भारतीय। यस सर। तो ये आइडेंटिटी लेनी पड़ेगी। ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस इन्होंने खुद बनाई है, जिसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है इसमें, इस आइडेंटिटी से, ये जो फेक आइडेंटिटी बनी, इससे बाहर जी, आना पड़ेगा। जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है, उसको अपनाना पड़ेगा और उस आइडेंटिटी के साथ बाहर आना पड़ेगा। भारत का मुसलमान पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मुसलमान है। भारत का मुसलमान पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अधिकार प्राप्त मुसलमान है। भारत का मुसलमान पूरे विश्व में सबसे ज्यादा स्वतंत्र मुसलमान। भारत का मुसलमान पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सेफ, सुरक्षित मुसलमान है। यहाँ पर कोई भी आके बम नहीं फोड़ देता, जैसे पाकिस्तान में तो नमाज के दिन मस्जिद में बम फट जाते। सीरिया में देखिए, अफ्रीकन कंट्रीज में देखिए। तो भारत के मुसलमान को ये समझना पड़ेगा, उनको ये आइडेंटिटी अब अपना लेनी चाहिए। बहुत हो गई, ये आइडेंटिटी क्राइसिस से उनको बाहर आना पड़ेगा। अपनी सर। जो वास्तविक पहचान है, जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है, उसको पकड़ लेना पड़ेगा और इसके साथ वो फेविकॉल का मजबूत जोड़ बनाना पड़ेगा। वी आर इंडियन मुस्लिम्स फर्स्टली एंड लास्टली। यस। इसके तो सर अलावा कोई आइडेंटिटी, मुसलमान हैं आप, ये आइडेंटिटी रखिए, बट द फर्स्ट आइडेंटिटी वुड बी इंडियन। यस, ये तो ये आपने बहुत आइडेंटिटी की तरफ जाना पड़ेगा। यस, आपने बहुत बड़ा वो जो है वो स्टेटमेंट दिया है कि फर्स्ट हमारी आइडेंटिटी जो है वो इंडियन है, या और फिर आइडेंटिटी क्राइसिस से बाहर निकलते हुए इंडियन मुस्लिम, ये भी बताया आपने। सर प्रोटेस्ट सर श्रीनगर में लाल चौक में हुआ, वो हमने देखा। इतना भी नहीं सर, महबूबा मुफ्ती ने भी इस प्रोटेस्ट को लीड करते हुए डोनाल्ड ट्रंप और नेतान्याहू के जो पोस्टर्स जलाए, फ्लैग जलाया गया, और उनके लीडर जो है मुफ्ती जी, उन्होंने कुछ बयान भी दिया है। तो सर यहाँ तक हम सोचते हैं कि करगिल में और साथ-साथ लेह में भी बहुत बड़ी संख्या में ये लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखे। तो सर करगिल और ये एरिया में कभी इतना बड़ा प्रदर्शन हमने कभी देखा नहीं सर आज तक। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। दूसरी बात ये है सर, ये कह रहे हैं कि जो अमेरिका का यार है वो गद्दार है। तो भारत तो सर एज़ सच देखा तो हम कहीं से भी किसी की भी बाजू नहीं ले रहे। अभी तक मोदी जी चुप है, मोदी जी चुप है, ऐसा सोनिया गांधी भी कह रही है, राहुल गांधी भी कह रहे हैं। तो सर यहाँ पे हम कहाँ आए हैं, जो ये देखिए, इतना मैं बड़ा। आपको भारत की विदेश नीति की बात बताऊँ। जी, बोलिए, बोलिए। हाँ सर, यही यही मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी विदेश मैं नीति जो आज की है। भारत की विदेश नीति की बात बताऊँ तो करीब-करीब 1992 में जब पीवी नरसिंह राव, भारत की सबसे पहली मिली-जुली सरकार जो 5 वर्ष चली, यस। ये उनका कर्तव्य था जिन्होंने चलाई, पीवी नरसिंह राव। कांग्रेस की जो समस्या है वो नरसिंह राव से भी है। आज अगर कांग्रेस इस विदेश नीति को कोस रही है, तो इसके पीछे पीवी नरसिंह राव भी हैं, ये देखना पड़ेगा आपको। क्योंकि हुँ, आज जो भारत की नीति है, इसकी नींव पीवी नरसिंह राव ने रखी। क्यों मैं बताऊँ? नेहरू जी ने जो नीति चलाई वो थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिस जिस नेताओं ने चलाया था, चाहे वो नासिर ले लीजिए इजिप्ट के, या फिर जवाहरलाल नेहरू ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, सभी के सभी नेता कहीं न कहीं उनका झुकाव साम्यवाद की ओर था, लेफ्ट की ओर था। उस यस। समय पूरा विश्व 2 ध्रुवों में बटा हुआ था। एक तरफ पूंजीवादी अमेरिका और यूरोप थे, दूसरी तरफ ये लेफ्ट विंग थी जो यूएसएसआर के साथ थी। हमारी जो ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट थी, ये पूरी की पूरी, इसका 100% झुकाव यूएसएसआर, सोवियत रशिया की ओर था। इस वजह से देखिए 65 में जब युद्ध हुआ,
तो रूस हमारे साथ खड़ा रहा, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया। यस सर। 62 में जब युद्ध हुआ, ये देखिए भारत के साथ कैसे धोखे हुए इस विदेशी। 1962 का जब चीन ने भारत के ऊपर हमला किया, 40,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हड़प ली। क्या हुआ? जब, क्योंकि चीन साम्यवादी है, मार्क्सवादी है, चीन ने हमला किया था तो सोवियत रूस जो था, सोवियत रूस उस समय तटस्थ हो गया, न्यूट्रल हो गया। यस। अमेरिका का साथ नहीं मिला। क्या हुआ? लेटर्स लिखे थे, जवाहरलाल जी ने लेटर्स लिखे थे, ऐसे लेटर्स बाहर आ रहे अमेरिका को उस समय। 71 का युद्ध हुआ। क्या हुआ? निक्सन ने धमकी दी थी, हम 7वां बेड़ा भेज देंगे उनकी नेवी का। रशिया यस। आपके साथ खड़ा रहा, परंतु आप कहां थे? आप पूरे विश्व जब 2 धड़ों में बटा हुआ था, आप एक धड़े के साथ खड़े थे। पूरे विश्व ने आपको पहचान लिया था कि आप यूएसएसआर के साथ। आज नरसिंह राव जी ने ये पूरा, नरसिंह राव वाज वेरी इंटेलिजेंट, यस। वो विदेश नीति के काफी अच्छे जानकार भी, इकोनॉमी के भी जानकार थे। इसी वजह से मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री को लाए और भारत आज अगर जो फल चक रहा है इकोनॉमी का, 5वीं यस। इकोनॉमी बनाए, तो इसके बेस में कहीं न कहीं पीवी नरसिंह राव हैं। और यस। कांग्रेस की जो समस्या है वो यही है, क्योंकि नरसिंह राव ने विदेश नीति को नेहरू की जो आइडेंटिटी थी वो अलग कर दी। हम्म। नरसिंह राव ने जो नीति बनाई, उस नीति को डी हाइफनेटेड नीति कहते हैं, विदेश नीति हमारी। यस। हम किसी के साथ नहीं हैं, हम सबके साथ हैं। ये राइट। बहुत ही, ये डिप्लोमेसी जो है, हम किसी के साथ नहीं हैं और इसमें कहीं भी परंतु नहीं लगा है। हम किसी के भी साथ नहीं हैं, हम सबके साथ। आप देखिए और ये जो विदेश नीति बनी, ये आज 100% अगर मैं एक्टिव देख रहा हूँ। इसके बाद क्या हुआ? क्योंकि नरसिंह राव की सरकार के समय नरसिंह राव और सोनिया गांधी के बीच में काफ़ी टकराव होता चला गया और नरसिंह राव पूरी तरीके से इसे लागू नहीं कर पाए। फिर वाजपेयी जी की सरकार आई। वाजपेयी जी की सरकार आने के बाद पूरे विश्व को वाजपेयी जी ने एक शक्तिशाली भारत का संदेश भेजा। हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए। सोनिया गांधी जी ने उस टेस्ट का विरोध किया। ये सोचिए, कांग्रेस की नीति सोचिए, एक लाइन पे चलती ही नहीं है। सबसे पहले परमाणु परीक्षण किए थे कांग्रेस ने, इंदिरा जी ने, हाँ। और यही कांग्रेस की नेता जब भारत दोबारा परीक्षण करता है तो विरोध करती है। तो इनकी नीति भारत प्रथम वाली है ही नहीं, नेशन नहीं, सत्ता चाहिए हमें। फिर यस। क्या हुआ? वाजपेयी जी ने जब ये परीक्षण किए तो उसके बाद काफी सारे सैंक्शन लगे, प्रतिबंध लगाए गए, क्योंकि पूरा विश्व भारत को शक्तिशाली देखना नहीं चाहता। इस वजह से ये जो नीति थी, इस नीति को पूरी तरीके से लागू नहीं कर पाए। इसके बाद 10 वर्ष की सरकार आई। ये सरकार तो रिमोट कंट्रोल से चलती थी। रिमोट कंट्रोल 10 जनपथ में हुआ करता था सोनिया जी के पास। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो कांग्रेस के ही कुछ नेता और मनमोहन सिंह जी के पास साथ जो लोग काम करते हैं उन्होंने कहा है। तो अब सोनिया जी चला रही थी तो स्वाभाविक रूप से इनको पीवी नरसिंह राव से जो समस्या हुई थी, उसकी असर भारत की विदेश नीति पर आई और ये डी हाइफनेटेड जो हमारी विदेश नीति थी, वो बिल्कुल से लागू नहीं हो पाई। यस। राइट। हम इधर-उधर झूलते रह गए। कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर। हम, हमारी विदेश नीति जो बनी थी वो एक और भी आयाम था इसका, और वो ये था कि अगर हम विदेश नीति में इज़राइल के साथ संबंध रखेंगे तो क्या अरब कंट्रीज़ हमसे नाराज़ नहीं हो जाएँगे? क्या पाकिस्तान से संबंध हम जो सुधारना चाहते हैं वो और बिगड़ जाएँगा? क्या भारत के मुसलमानों को अच्छा नहीं लगेगा? ये सारी बातें, मतलब हमारी विदेश नीति थी, लेकिन हमारी विदेश नीति वाया अरब कंट्रीज़ जाती थी, हमारी विदेश नीति वाया पाकिस्तान जाती थी, हमारी विदेश नीति वाया भारत के मुसलमान जाती थी। हमारी विदेश नीति वाया देश हित नहीं जाती थी। हमारा देश हित कहाँ है? वो कहीं बीच में नहीं। यस। भारत की विदेश नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद ये डी हाइफनेटेड जो नीति थी वो पूरी तरीके से लागू। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के संबंध यूक्रेन के साथ भी हैं, रशिया के साथ भी हैं। दोनों 4 साल से एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। हम दोनों के साथ।
हमारे संबंध ईरान के साथ भी हैं, हमारे संबंध इज़राइल के साथ भी हैं, अमेरिका के साथ भी हैं। हमारे संबंध ईरान से भी हैं, हमारे संबंध अमेरिका से भी हैं। यस। तो हम किसी के साथ नहीं हैं, हम सभी के साथ हैं। ये जो नीति है, आप देखिए, अभी वर्तमान में देखिए, अब जो स्थिति होने वाली है, मैं आपको अभी से बता दूँ। ईरान, ये लोग अभी चिल्ला रहे कांग्रेस के नेता, हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान ने बंद कर दिया है, रशिया और चाइना के ही जहाज को जाने देंगे। मैं आपको लिख कर देता हूँ, भारत के जहाज वहाँ से बिना रोक-टोक के आएँगे। ये लिख कर रखिए। क्योंकि ये जो नीति है, भारत की जो विदेश नीति, इसमें भारत का हित पहले आता है। आप देखिए, सही बात। भारत अरब कंट्रीज़ के साथ भी है। भारत के संबंध जो हैं, ये जो नीति है इसके, ईरान के साथ हमारे संबंध है। हमारे संबंध कुवैत के साथ भी हैं, हमारे संबंध ओमान के साथ भी हैं, हमारे संबंध यूएई के साथ भी हैं। ये सारे कंट्री ऐसे हैं जिसके ऊपर ईरान ने हमले किए। परंतु हमारे संबंध उनके साथ भी हैं, ईरान के साथ भी। तो ये जो नीति है, विदेश नीति, ये देश को आगे रख के चलती है, अरब कंट्रीज़ को नहीं। हमारी नीति जो है वो पाकिस्तान को ध्यान में रखकर नहीं बन रही है। हमारी नीति भारत के मुसलमानों को ध्यान में रखकर नहीं बन रही है। हमारी नीति भारत के 140 करोड़ लोगों को किस हिसाब से विश्व में दिखाना है, उसको ध्यान में रख के बनी। यस। और इसी का परिणाम है। अब ये जो राहुल गांधी बोल रहे थे कि वो ईरान का जहाज जो अमेरिका ने डुबो दिया, हाँ। ठीक है। ये किसी भी देश को, ये जो इंटरनेशनल रूल है उस हिसाब से ऐसा है कि अगर किसी का जहाज, पहली बात ये है कि ये गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं, अर्ध सत्य बोल रहे हैं। ईरान का जो जहाज था वो भारत की सीमा में नहीं था। नहीं, नहीं, भारत काफ़ी से दूर है। करीब-करीब 200-250 नॉटिकल माइल दूर था। हाँ, इंटरनेशनल लगभग। बॉर्डर में था वो। हाँ, इंटरनेशनल वाटर में था। और इंटरनेशनल बॉर्डर की एक यूनिवर्सल रूल है कि अगर कोई भी देश इंटरनेशनल सीमा में, अंतरराष्ट्रीय सीमा में, जल सीमा में अगर किसी देश के जहाज पर हमला करता है तो चेतावनी देनी पड़ती है। भारत ने ये कहा भी है कि चेतावनी देनी चाहिए थी। रेस्क्यू के लिए भारत गया है, रेस्क्यू के लिए श्रीलंका श्रीलंका में। भी गया है। तो इसमें सर, भारत की सीमा से बाहर जाने के बाद भारत की हमारा कोई दायित्व भारत का नहीं रहता। ये सादी समझ जिनको नहीं है, क्योंकि मैं इसकी बात बताऊँ, इसके बेस में जो है ना, वो नीति जो है वो ये है, अरब कंट्रीज़ को ध्यान में रख के नीति बननी चाहिए, पाकिस्तान को ध्यान में रख के बननी चाहिए और भारत के मुसलमानों को ध्यान में रख के। भारत के हितों को ध्यान में रख के बननी नहीं चाहिए। ये इसके पीछे जो है, और दूसरा जो है वो कांग्रेस के ही नेता पीवी नरसिंह राव ने जो नीति बनाई है, जिसकी बुनियाद में पीवी नरसिंह राव हैं और जिसको 10 वर्ष तक लागू नहीं किया, इस नीति मतलब एक इनडायरेक्ट रूप से पीवी नरसिंह राव की नीतियों का विरोध है। हुँ, और नरेंद्र मोदी से तो स्वाभाविक इनको इतना द्वेष है, इतना विरोध है, एक व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए। सर। विपक्ष को देश के हित के प्रश्न उठाने चाहिए। व्यक्ति द्वेष के लिए आप कोई प्रश्न ना उठाएँ। आपका विरोध हो सकता है, नरेंद्र मोदी से होना चाहिए, भाजपा से होना चाहिए, क्योंकि आप भी तो आए हैं सत्ता के लिए ही तो पार्टी में हैं। आप कोई सेवा करने के लिए नहीं आए। अगर आए होते तो आपकी संपत्ति बिना किसी व्यवसाय के बढ़ती नहीं। सर, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है सर। कल न्यूज़ में था कि हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है विक्रम मिस्री जी, वो ईरान के कॉन्सुलेट ऑफिस में गए और शोक संवेदना लिख कर आए। तो सर, इस नीति को आप कैसे देखते हो? देखिए, भारत ने, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आयतुल्लाह अली खामेनेई वहाँ के चुने हुए नेता नहीं थे। हुँ, तो स्वाभाविक रूप से भारत की चुनी हुई सरकार इसके ऊपर कोई प्रतिभाव नहीं देती। करीब-करीब ऐसा कोई प्रोटोकॉल होना है, तो ये नहीं दिया। परंतु व्यक्ति थे, केवल व्यक्ति नहीं थे, पूरे विश्व में जो शिया मुसलमान हैं, उनके हुँ, हुँ। धार्मिक नेता भी थे। तो जिस प्रकार से और जिस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से भारत सरकार ने किया।
ठीक है। अब मैं आपको एक और बात, एक मजेदार बात बताता हूँ। आपने जो कहा, जब ये नेहरू जी नॉन अलाइनमेंट नीति पे चल रहे थे, उस समय की बात बताता हूँ। आज ये जो लोग कश्मीर में बैठे लोग इज़राइल को अपना दुश्मन मानकर चलते हैं, अमेरिका को दुश्मन मान के चलते हैं। यही ईरान, यही ईरान 1979 से पहले इज़राइल का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर हुआ करता था। यस। सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर, आप सोचिए। इसकी सावेक इज़राइल की जासूसी संस्था मोसाद और ईरान की जासूसी संस्था सावेक, इन दोनों के बीच में संधि थी। एक दूसरे को जानकारियां देते थे, एक दूसरे को ट्रेनिंग तक देते थे। आप सोचिए। और ये नीति जो बनी थी वो इज़राइल के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे बेन गुरियन, इन्होंने बनाई थी। और इससे ईरान को कोई समस्या नहीं थी, जब रज़ा पहलवी थे वहां के प्रधानमंत्री उस समय। हुँ, परंतु जब कोई देश देश के नागरिकों को पीछे रखकर अन्य बात को आगे लगकर चलता है, तब ये समस्या होती है। और भारत के आपने जो बताया कि भारत के शिया मुसलमानों को भी ये ईरान का जो इतिहास है, उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और राइट। देखिए, आयतुल्लाह अली खामेनेई की मृत्यु कहाँ हुई? ईरान में। इनकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार कौन है? इसराइल और अमेरिका, भारत तो है नहीं। तो भारत के साथ द्वेष क्यों? भारत के साथ बैर क्यों? यस। जो है। और अ, आश्चर्य की बात ये भी है कि ईरान के में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर लोगों ने इसका आनंद मनाया, हुँ, वो भी तो हुँ, शिया है। यस। ये खamenei जो थे, उनकी जो रिवोल्यूशनरी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स जो हैं, इन्होंने करीब-करीब अभी-अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 1 आध वर्ष हुआ है, 12,000 शिया मुसलमानों को ही तो मारा है वहाँ पर। हाँ, तो इनके भी तो मानव अधिकार थे, वो मानव ही तो थे ना। अब मानव थे तो मानव अधिकार तो उनके भी हुए। राइट सर। तो कहने की बात ये है कि भारत के मुसलमानों को, अंत में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि भारत के मुसलमानों को कांग्रेस की दी हुई इस फेक आइडेंटिटी, माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक वाली जो फेक आइडेंटिटी है, इससे बाहर आकर भारत के मुसलमान इस आइडेंटिटी को पकड़ना पड़ेगा, इस आइडेंटिटी को अपनाना रहेगा। यस सर। और ये जिनका पक्ष लेकर बाहर आते हैं, वो अरब भारत, पाकिस्तान के मुसलमानों को मुसलमान नहीं गिनते। वो उनके साथ वो मुस्लिम के साथ जो ट्रीट होना करते हैं, ऐसा ट्रीट नहीं करते। ऐसे मेरे राइट। मित्र हैं, जो गए हैं वहाँ पर, उन्होंने बताया है। वो कहते हैं, "देवेंद्र भाई छोड़िए, ये लोग हमको नीचा गिनते हैं, हमको मुसलमान जैसा ट्रीट भी नहीं करते।" मेरे मित्र हैं, वो बताते हैं। तो यस। ये करना होगा। यस सर। तो सर हम अंत में यही कहेंगे कि जो कुछ भी आज दुनिया में हो रहा है या पर्टिकुलरली मिडल ईस्ट में हो रहा है, उस घटना का असर भावनात्मक, धार्मिक या राजनीतिक रूप से विभिन्न समुदायों पर पड़ता ज़रूर है, लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि इन घटनाओं को समझदारी से और संतुलित दृष्टिकोण से देखा जाए। और जहाँ तक हमारे भारत का सवाल है, तो आपने विरोध किया नो डाउट, बट ये बात याद रखना बिल्कुल ज़रूरी है, जिसकी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, दैट सपोर्ट द कंट्री यू लिव इन और लीव द कंट्री यू सपोर्ट। तो सर आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे, आपके साथ चर्चा की इस बात को लेकर, जो एक बहुत ही संवेदनशील बात है हमारे लिए। और सभी दर्शकों को हम कहेंगे कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर से एक बार सर धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।